तो आप सबका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। और आज हम बायोलॉजी में जूलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या है, किस प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है श्वसन करने से, इस सब का पूरा अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसका कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। तो देखिए श्वसन क्या है, तो इसका ये अर्थ होता है कि जब भी हम वायु को अंदर लेते हैं और वायु को अंदर लेकर के जब उस वायु से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात हम किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है या इसको श्वसन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका आशय होता है, इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड और इज नोन एज रेस्पिरेशन सिस्टम। तो देखिए इससे किस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है वह हम समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया आगे चलती है। तो देखिए रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग अर्थात जो हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। पहला होता है देखिए ब्रीदिंग के अंतर्गत दो पार्ट है। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इसको बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन और इसको बोलते हैं हिंदी में निःश्वसन। निःश्वसन इसको बोलते हैं निःश्वसन, इसको बोलते हैं निःश्वसन। देखिए ब्रीदिंग में होता क्या है कि जब भी हम सांस लेते हैं, तो सांस जब भी हम लेते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन तो होता नहीं है, क्योंकि वह गैस अंदर जाती है और गैस में जब हम अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को निःश्वसन बोलते हैं, और जब हम उसी गैस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। तो ब्रीदिंग के कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला है निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। देखिए निःश्वसन में जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है जो 78% होती है। दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजन जो 21% के आसपास होता है, अर्थात 21%। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2
या 0.03% होता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% जो हवा में होती है वही तो अंदर जाती है, तो सेम वही रेशियो में ये सारी गैसें होती हैं। पर जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वह 78% ही होता है, 78%। पर जो ऑक्सीजन होता है वो हो जाता है 17%। अर्थात जब हम सांस लिए थे तो इसकी मात्रा थी 21%, अब हो जाएगी, जब हम छोड़ेंगे तो वह हो जाएगी 17%। अर्थात हम तकरीबन 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तब 21% और छोड़ते हैं तब भी 17%। अर्थात पूरी हम ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। कितना करते हैं? केवल 4 से 5%, उससे ज्यादा नहीं। अब यही जो हम यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, यूज करते हैं, वो तो ऑक्सीजन यूज हो गया और वही कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 0.03% है, यह बढ़ करके 4% या 5% के आसपास हो जाता है। तो ब्रीदिंग में सांस हमने लिया और श्वास छोड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 21% था और यहाँ पर 17% हम ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ये तो हो गया गैसों का नापतोल, किस प्रकार से हम गैसें लेते हैं और किस प्रकार से छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि केवल 2 गैसों में ही चेंजेस होते हैं ब्रीदिंग के दौरान। पहला ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की सेम वही, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। तो कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन सेम उतना ही रहता है जितना हम लोग ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन लेते हैं और उतना ही हम लोग छोड़ देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जीवों में श्वसन होता है, वो किस प्रकार के अंग द्वारा श्वसन करते हैं। तो देखिए, अगर कोई एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव वह विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन करता है। किस विधि द्वारा? तो विसरण द्वारा। विसरण द्वारा कैसे करता है? तो देखिए, विसरण का अर्थ होता है कि वह शरीर के किसी भी अंग से, कहीं से भी श्वसन क्रिया कर सकता है। कौन? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा श्वसन करता है। दूसरा देखिए, दूसरा है, अगर मान लीजिए कोई जलीय जीव है, जलीय जीव ये तो अपने गलफड़े द्वारा से श्वसन करता है। तो कोई भी जलीय जीव जो होता है वह श्वसन करता है गलफड़े से। देखिए, कुछ कीट पतंग होते हैं, तो कीट पतंग जो होते हैं वो श्वास नली से ही श्वसन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इधर लिखते हैं कीट, तो ये श्वास नली से ही अपना श्वसन कर लेते हैं। अर्थात इनको श्वास लेने के लिए किसी अलग से अंग की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अब इसके बाद आता है कि मानव किस प्रकार से श्वसन करता है। और हमारा आज का मेन टॉपिक भी यही है कि मानव श्वसन। तो मानव में श्वसन के लिए एक अलग से अंग है जिसका नाम है फेफड़ा। तो मानव में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। और अब हम इसी का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि फेफड़े तक सांस किस प्रकार से पहुंचती है और फेफड़े के आगे फिर वह कहाँ जाती है और किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि श्वसन मार्ग कैसे है। देखिए आगे का टॉपिक है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग अर्थात किस प्रकार से हमारी श्वास फेफड़े तक पहुंचती है, किस प्रकार से हम फेफड़े तक श्वास को ले जाते हैं, वह कहां कहां से होकर के गुजरती है और उसके बाद वह कहां जाती है। तो देखिए इसका आप प्रैक्टिकली यूज देखिए। जब भी आप श्वास को खींचते हैं तो वह कहां से प्रवेश की, तो नासिका के अग्रभाग से अर्थात नासा छिद्र से वह प्रवेश कर रही है। तो कहां से प्रवेश करेगी, मान लीजिए हम यहां पर एक बना देते हैं। अब यहां पर एकदम आगे का भाग क्या कहलाता है, तो इसे ही कहते हैं क्या, नासा छिद्र। नासा छिद्र ठीक आगे वाला भाग वही क्या होता है, नासा छिद्र। अब इसके बाद श्वास आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है वह नासा कपाट के पास पहुंचती है। नासा कपाट क्या है, तो देखिए जब भी हम नाक के पिछले हिस्से में अर्थात नाक को कभी आप इसे उठा के देखेंगे तो नाक के अंदर एकदम पिछला वाला हिस्सा जहां पर म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस उसे ही वहीं पर उसी भाग को नासा कपाट कहते हैं। उसी की वजह से हमें कोई भी वस्तु सुगंधित है या दुर्गंधित यह पता चलता है। ठीक, तो ये होता है पीछे, कहां पर, नासिका के पीछे वाले भाग में। यहां होता है क्या, नासा कपाट। नासा कपाट देखिए, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट भी कहां पर होता है, नासिका के एकदम पीछे म्यूकस के पास। ठीक, नासा कपाट देखिए म्यूकस जो होता है अंदर ना, उसी की वजह से आप जब भी सांस लेते हैं धूल गर्दा सब उसी में चिपक जाता है और बाद में जब आप सारी नाक निकालते हैं तो वो सब बाहर हो जाता है। तो म्यूकस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाक में। उसी की वजह से आप जब भी सांस में अगर कोई ऐसा धूल का कण है जो बड़ा है, जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, वो सारी चीजें यहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए म्यूकस की वहां पर संरचना बनाई गई है। इसके बाद देखिए नासा छिद्र से होता हुआ श्वास कहां पर पहुंच गया, नासा कपाट में अर्थात यहां पर पीछे वाले भाग में। इसके बाद आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, तो देखिए यहीं पर आपका पाया जाता है लैरिंग्स। यही होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, देखिए जब आप अपना मुंह पूरा खोलेंगे तो जीभ के पीछे एक इतनी छोटी सी संरचना पाई जाती है मांस की जैसे, ठीक है ना, उसी का नाम होता है लैरिंग्स नहीं फेरिंग्स। इसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है, फेरिंग्स। वह
वह छोटी सी संरचना जो मुंह खोलने पर जीभ के पीछे दिखती है, लवरी जिसे इसे बोलते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, फेरिंक्स। अब देखिए फेरिंक्स के ही इस साइड में, फेरिंक्स के बाद ही संरचना आती है लैरिंक्स की। किसकी आती है, लैरिंक्स। लैरिंक्स, लैरिंक्स देखिए, लैरिंक्स इसके पीछे होता है, तो ये जो हड्डी दिखती है इसके पीछे जो होता है भाग, वही होता है लैरिंक्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि वायु जब अंदर घुसती है तो वह नासा कपाट, नासा छिद्र से होते हुए नासा कपाट तक पहुंचती है। नासा कपाट के बाद वह फेरिंग्स पे, फिर उसके बाद लैरिंग्स पे पहुंचती है। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। हम कितना मधुर बोलते हैं ये कहाँ से पता चला, लैरिंग्स पे। तो इधर इसे बोलने पर, मारने पर ये देखिए आवाज बदल जाती है, इसे मतलब लैरिंग्स बॉक्स यही है, यही हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स। तो ये वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है ना। इसी से हमारा गला मधुर होता है, इसी से पता चलता है कि किसकी वॉइस कैसी है, मीठी है, मधुर है, सुरीली है, क्या है, तो वो लैरिंग्स होता है। ठीक, लैरिंग्स किसके नीचे, फेरिंग्स के जस्ट पीछे हुए होता है लैरिंग्स। इसके बाद देखिए ये पूरी नली होती है, ये पूरी नली होती है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया। देखिए यह जो नली होती है यह बेसिकली दो भागों में बटी हुई होती है। कितने भाग में बटी होती है, तो यह नली दो भागों में बटी होती है, ऐसे दो भाग में बटी होती है, ठीक है ना। एक नली से श्वास अंदर जाती है और एक नली से भोजन अंदर जाता है। तो जिससे श्वास जाती है उसे कहते हैं श्वास नली, और जिससे भोजन जाता है उसे कहते हैं ग्रास नली। ठीक, तो देखिए इसी ट्रैकिया के ऊपर, इसको हम इधर दूसरा एक चित्र बनाते हैं। देखिए ये इससे जा रहा है भोजन, क्या जा रहा है, भोजन, और इससे जा रही है श्वास। ये सब ठीक किसके नीचे है, लैरिंग्स के नीचे। अब सोचिए भोजन और श्वास दोनों को ही इसी नली से जाना है, ये ऊपर तो एक ही है ना सब, इसी से जाना है। अब अगर भोजन हम खाते हैं तो वो तो फेफड़े में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, पेट में। तो कैसे पता चलता है कि भोजन है इसमें नहीं जाना है, या भोजन को इससे जाना है, श्वास को इससे जाता है, ये निर्धारित कौन करता है, कौन रोकता है इसको। तो इसके बीच में एक ऐसे, एक इस प्रकार की संरचना, इसी कपाट की जैसी संरचना होती है। जब आप भोजन लिए तो भोजन को, तो ये कपाट श्वास नली के ऊपर ऐसे लग जाएगा, तो भोजन अंदर चला गया। हाँ, अब आप मान लीजिए श्वास लेना है तो यह कपाट इसके अंदर ऊपर ढक जाएगा, तो श्वास इधर से चली जाएगी। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो कपाट लगा होता है यही यह निर्धारित करता है कि भोजन किधर से जाएगा और श्वास किधर से जाएगा। ठीक, तो ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर ही ये होता है, ये कपाट लगा होता है जिसे हम इपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ये ट्रैकिया के ऊपर, लैरिंग्स के पास ही होता है, ये ट्रैकिया के ऊपर इपिग्लोटिस लगा होता है, इसका नाम होता है इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या काम करता है, तो वह जब आप श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर लेता है, ग्रास नली को, और जब आप भोजन लेते हैं
तो श्वास नली को ढक लेता है। कौन? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा इसको नियंत्रित करता है इपिग्लोटिस को। कभी कभी क्या होता है कि आप जब भोजन कर रहे होते हैं और मेडुला ऑब्लंगाटा इसको नियंत्रित करती है, वो मान लीजिए नियंत्रित नहीं कर पाई, तो क्या होता है, कुछ भाग श्वास नली में चला जाता है। भोजन का कुछ भाग श्वास नली में चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है क्यों? क्योंकि श्वास नली में चला गया, और श्वास नली में अगर भोजन चला जाएगा तो वो फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या होता है कि यहां से झटका देता है श्वास कि उसको बाहर निकालो, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको हिचकी आती है। हिचकी आती है, लोग कहते हैं पानी पियो, पानी वानी पियो, थोड़ा धीरे खाओ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका इपिग्लोटिस डिसाइड नहीं कर पा रहा है, आपका जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो कंट्रोल सही से नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा धीरे खाने से वो समस्या भी खत्म हो जाती है। तो हिचकी इसी वजह से आती है, ठीक है ना? अब इसके बाद देखिए, भोजन, अब श्वास पहुंच गई किसमें? तो हमारी ट्रैकिया में श्वास नली से श्वास आगे बढ़ती है। अब ये देखिए, श्वास नली से श्वास जब आगे बढ़ती है तो यह एक लाइन में ऐसे होते हुए अंदर तक जाती है, ठीक है ना? सेम इधर भी ऐसे जाती है, इस नली को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इस नली को ब्रोंकाई बोलते हैं। यही नली आगे जाकर के और पतली पतली ऐसे बन जाती है इसमें भी। इन सबको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। इन सबको जो छोटी छोटी इसमें सब नलिकाएं निकली हैं, इनको बोला जाता है ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस। देखिए, ट्रैकिया के बाद आपकी श्वास ब्रोंकाई में प्रवेश करती है, और ब्रोंकाई से ये जो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं इसमें जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। अब इन सारी ब्रांचेज पर ऐसे ऐसे गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, सब पर। सब पर ऐसे छोटी छोटी गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम एल्वियली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियली। एल्वियली। सेम स्ट्रक्चर इधर भी होता है, दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होता है। इधर भी इधर भी। ब्रोंकाई के ऊपर, ब्रोंकाई से निकलती है ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस के ऊपर जो छोटी छोटी गुच्छिकाएं होती हैं वो होती हैं एल्वियली। ये एक परत से, या ये कह सकते हैं एक झिल्ली से ढकी हुई होती है, जिसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ऐसे इधर भी ढकी होती है, और सेम इसी स्ट्रक्चर में इधर भी ऐसी ढकी होती है। इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन।
प्लूरल मेम्ब्रेन। इसी को ही हम फेफड़ा कहते हैं, अर्थात फेफड़े में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली और यह ढका होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक, समझ में? इसी को ही हम फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा का भी दो भाग होता है, एक दाहिना एक बायां। दाहिना भाग बड़ा होता है, दाहिना भाग बड़ा होता है, बायां भाग छोटा होता है। तो फेफड़े के दो भाग हो गए, एक बड़ा वाला भाग दाहिना वाला भाग और दूसरा बायां वाला भाग जो दाहिने वाले से छोटा होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? देखिए होता क्या है, कभी कभी ये एल्वियली, ये जो एल्वियली है, एल्वियली पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। अर्थात ऐसे समझिए कि फेफड़े में जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है, आप कभी सांस छोड़ करके देखिएगा, तो जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें नमी की मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात अंदर से फेफड़ा नमी को बाहर छोड़ता है। पर जब नमी अंदर से बाहर नहीं आ पाती है किन्हीं कारणों से, तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात नमी बढ़ जाती है, तो उसे ही कहते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग कैसे होता है? अंदर जब आपकी नमी, फेफड़े में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो रोग होता है। इसको यहां पर लिख देते हैं, नमी क्या हुई? बढ़ गई, किसमें? तो फेफड़े में, तो रोग हुआ एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है। यही एनीमिया रोग आगे चल करके क्या बन जाता है? टीबी। यही एनीमिया रोग आगे चल करके टीबी बन जाता है। तो ये आप समझ पाए कि फेफड़े में जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो उसी से एनीमिया रोग हो जाता है। एक रोग का नाम है दमा। क्या नाम है? दमा। दमा रोग क्यों होता है? जब एल्वियली के ऊपर कफ जम जाए। क्या जम जाए? कफ। जब एल्वियली के ऊपर कफ जम जाता है तो इसे ही हम दमा रोग कहते हैं। अर्थात ये एल्वियली तब फूल नहीं पाती है, फूल नहीं पाती है, तो हमें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। दमा कब होता है? जब कफ हो जाए एल्वियली पर, एल्वियली पर, तब आपको दमा रोग होता है। देखिए जब भी आप सांस लेते हैं तो सीना आपका, ये जो फेफड़ा है वो बड़ा हो जाता है। तो आपको पता है फेफड़ा बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एल्वियली जो होता है वो कुंभाड़ी जैसा होता है, वो बड़ा हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, एल्वियली हमारा छोटा हो जाता है। अर्थात एल्वियली ही बड़ा और छोटा होता है, जिसके कारण से हमारा फेफड़ा भी बड़ा और छोटा हो जाता है। अब देखिए ब्लड जो है, अब इसके बाद क्या होता है? हमारी जो हवा है वो कहां तक पहुंच गई? फेफड़े तक। अब फेफड़े में जितनी भी ब्लड में, हवा में जितनी भी नाइट्रोजन है, जितने, उन सब को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। बचता है क्या? ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, तो देखिए आगे है ब्लड, ब्लड तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? अब यहां फेफड़े में पहुंचने पर जो हमारी वायु पहुंची है उसमें से सारा कुछ अलग कर दिया जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, मात्र बचता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अब देखिए ब्लड में ले जाया जाता है। तो कौन ले जाया जाएगा? तो ब्लड में आपने 3 कंपोनेंट पढ़े होंगे, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो ब्लड से जो WBC होता है
वो नहीं ले जाता। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर के जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो वह फेफड़े से ऑक्सीजन को ब्लड में लेकर के जाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ठीक, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन को लेकर के गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मान लीजिए जब लौटेगा तो ऑक्सीजन बदल जाएगा किसमें? CO2 में। तो लौटेगा तो किसको लेकर लौटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसे कहते हैं कार्बोक्सी, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी। तो जब लेकर के जाएगा ब्लड में तो उस हीमोग्लोबिन को कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और समझ में आए? अब देखिए, आपने देखा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है। तो बेसिकली यहां पर प्रश्न उठता है कि हमारे फेफड़े की कैपेसिटी कितनी होती है, अर्थात फेफड़ा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है। टोटल ऑक्सीजन मतलब कितना लीटर एयर ले सकता है। तो फेफड़े की जो क्षमता होती है वो होती है 6 लीटर। देखिए 6 लीटर कितनी क्षमता होती है? 6 लीटर कुल क्षमता किसकी होती है? फेफड़े की। फेफड़े की कुल क्षमता होती है 6 लीटर। अर्थात आप मैक्सिमम जब एयर लेंगे तो वह कितना हो सकता है? 6 लीटर। पूरा सांस भरेंगे तो कितना भरेंगे? 6 लीटर। पर आप एक बार जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें कुल क्षमता का मात्र 8%। कितना लेते हैं? 8%। पूरी क्षमता का कितना लेते हैं? 8%। अर्थात लगभग 1.2 लीटर इतना लगभग। ठीक है ना? लगभग आप इतना कंज्यूम करते हैं एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, तो आपकी टोटल कैपेसिटी होती है 6 लीटर, जबकि आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना लेते हैं? तो वो होता है 1.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए, आपने कोरोना में बहुत लोगों को सुना होगा कि ये वेंटिलेटर पे है, ये वेंटिलेटर पे है और इनको वहां पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो वहां पर क्या दिया जाता है आपको वो समझिए। जब भी कोई व्यक्ति सीरियस स्थिति में हो जाए, सीरियस मतलब कि वह उसके फेफड़े उतने सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे हैं, तब उस स्थिति में व्यक्ति जाता है वेंटिलेटर पे। तो जब भी कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब यह है कि उसके फेफड़े प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं पर फुल क्षमता से नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब भी कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है तो उसे ऑक्सीजन के साथ साथ, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिलाकर के दी जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर होगा
तो उसको ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी दी जाती है। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन मात्रा में रहती है और हीलियम की, ठीक है ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति पर्वत पे चढ़ता है, पर्वत पर चढ़ रहा है, तो पर्वत पर जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो आपने देखा होगा पीछे सिलेंडर लगा के जाते हैं ना, तो सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, पर्वत पर जब भी आप चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और उसमें नाइट्रोजन भी होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। जब आप समुद्र में जाते हैं, देखिए समुद्र में, तो समुद्र में पहली बात होती है कि आप समुद्र के 300 मीटर गहराई ऊपर है, तो अगर ऊपर होंगे तो यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिए जाएंगे। जब आप 300 मीटर गहराई से अधिक नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही है। अगर आप 300 मीटर से ज्यादा चाहते हैं, 300 मीटर से अधिक, किसमें, समुद्र में, तब वहां पर आपको ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी दिया जाता है, ठीक है। तो जब आप ज्यादा नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि उस समय तक फेफड़े बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो वही वेंटिलेटर वाली स्थिति यहां भी होने लगती है, दाब बढ़ने लगता है। तो वेंटिलेटर में और समुद्र तल से बहुत नीचे जा रहे हैं, दोनों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम हमें दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। देखिए इस जितनी भी प्रोसेस को हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। अब इंटरनल ब्रीदिंग क्या है, इसको समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक्सटर्नल ब्रीदिंग की हिस्सा है। किसका, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। इंटरनल ब्रीदिंग में अब इसके बाद पढ़ते हैं इंटरनल ब्रीदिंग और उसको समझते हैं। तो देखिए अब इंटरनल रेस्पिरेशन, इसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। अब तक हमने जितना पढ़ा, नासा छिद्र से लेकर के हवा को फेफड़े तक और ब्लड तक पहुंचाने तक, वो सब किसका हिस्सा होता है, एक्सटर्नल का, फेफड़े तक पहुंचाने तक। इसके बाद आता है इंटरनल। इंटरनल में हम लोग किस प्रकार से उस ब्लड में जाता है और ब्लड से किस प्रकार से फिर सेल में, और सेल से कैसे ऊर्जा मिलती है, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इसका जो पहला भाग होता है वो होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन। तो दूसरा जस्ट इसका अपोजिट ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। देखिए अनाक्सी श्वसन उसे कहते हैं जिसमें आप ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं O2 इसमें नहीं चाहिए, इसमें O2 क्या चाहिए, तो इसमें आप O2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये जो अनाक्सी श्वसन होता है, यह होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य।
अब कोशिका द्रव्य क्या होता है तो जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे। अभी ऐसे समझ लीजिए कि सेल के अंदर जो एक द्रव्य होता है कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, वो ताकि छितर बितर ना हो, एक तरह से ऐसे कहिए कि वो ताकि जुड़े रहे, अटैच रहे, उसी को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। अर्थात जैसे ये सेल में तमाम कंपोनेंट होते हैं, जैसे माइक्रोकार्डिया, वेसल्स, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब होते हैं। तो इसी के बीच में ऐसे एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना। तो सेल में क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य में अनाक्षी श्वसन होता है। अब देखिए कोशिका द्रव्य में कैसे अनाक्षी श्वसन होता है। तो इस कोशिका द्रव्य में होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। देखिए जब भी आप भोजन करते हैं तो वह 3 रूप में होता है बेसिकली। उससे 3 चीजें अंदर जाती हैं, या तो वो कार्बोहाइड्रेट, या तो प्रोटीन, और या तो वसा होगा। ठीक है ना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा में से कोई भी है तो वह लास्ट में चेंज होता है ग्लूकोज में। किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में। और वह ग्लूकोज किसमें उपस्थित होता है, तो सेल में कोशिका द्रव्य के रूप में वह उपस्थित होता है। तो देखिए यही ग्लूकोज जो होता है, इसको अब तोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने जब एक्सटर्नल ब्रीदिंग की तो ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से सेल तक आ चुकी है, अब हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा पाने के लिए जो सेल के अंदर ग्लूकोज है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। देखिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारा सेल 4 एटीपी का निर्माण करता है। कितने का, 4 एटीपी। 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन, सेल। किसको तोड़ने के लिए, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज को तोड़ने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है, ग्लूकोज को जो तोड़ने की क्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। अर्थात ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका ने हमारी कितनी ऊर्जा बनाई, तो 4 एटीपी। पर जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में, इसको तोड़ने में केवल एटीपी खर्च होता है 2। कितना एटीपी का नियम होता है, केवल 2। अब सोचिए 2 एटीपी बच गया कि नहीं। तो जो 2 एटीपी बचता है उसे कहते हैं 2 एटीपी गेन। मतलब फायदा हो गया। ठीक है ना। कितना 4 एटीपी बनाया था, अब ग्लाइकोलाइसिस अर्थात ग्लूकोज को तोड़ने में कितना एटीपी खर्च हुआ, तो 2। अब बच गया कितना, 2। देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में 2 एटीपी कंज्यूम होता है, 2 एटीपी यूज होता है। इसके परिणाम स्वरूप बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड जो है वो 2 बनता है। कितना पायरुविक एसिड बनता है, 2।
देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या है, तो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है, जिसमें हमारी 2 एटीपी यूज हो जाती है। तो बचता कितना है, 2 एटीपी। इसे ही कहते हैं एटीपी गेन, अर्थात फायदा हो गया। तो कितने एटीपी का फायदा होगा, 2 एटीपी का, क्योंकि हमने 4 एटीपी सेल में बनाया था और 2 एटीपी यहाँ पर यूज हुआ और 2 एटीपी बच गया। ठीक है ना। अब देखिए इधर यही पायरुविक एसिड अब इधर आएगा। देखिए ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो हमने अब तक ऑक्सीजन पहुंचाया है वो यहीं के लिए पहुंचाया है। कहाँ, ऑक्सीश्वसन के लिए। अनऑक्सीश्वसन में कोशिका के अंतर्गत इसने ग्लूकोज को तोड़ दिया ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा, और वह पायरुविक एसिड में बदल गया है। अब देखिए ये जो ऑक्सीश्वसन है यह होता है सेल के अंदर माइक्रोकांडियम। किसमें, माइक्रोकांडियम, क्योंकि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइक्रोकांडियम, सेल के अंतर्गत। तो देखिए अब यह पायरुविक एसिड कहाँ आएगा, माइक्रोकांडियम। माइक्रोकांडियम में एक पायरुविक एसिड से 18 एटीपी ऊर्जा बनेगी। कितनी, 18 एटीपी। तो सोचो अब दूसरे से कितनी बनेगी, तो इससे भी 2 है ना, पायरुविक एसिड 2 बना है, तो दूसरे से भी 18 एटीपी, टोटल कितना बन गया, 36 एटीपी। टोटल कितना बन गया, 36 एटीपी। कितना बन गया, 36 एटीपी। अब देखिए एक ग्लूकोज में होता है, एक ग्लूकोज में 38 एटीपी ऊर्जा होनी चाहिए। कितना, 38 एटीपी। यहां पर तो मिला है 36 एटीपी। अब सोचिए 36 एटीपी ऊर्जा हमें मिल गई है, अब कितना चाहिए, 38 एटीपी। तो 2 एटीपी ऊर्जा बताइए कहां हम और जोड़ दें ये पूरा हो जाए 29। 36 हमें मिल गया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 एटीपी ऊर्जा हमारी बची हुई है। ठीक है ना। अब यही एटीपी अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारी कितना हो गया, 38 एटीपी। अर्थात हमें अब ऊर्जा, एक ग्लूकोज बराबर ऊर्जा प्राप्त हो गई। यही ऊर्जा सोचिए हमें हर ब्रीथ के साथ प्राप्त होती है। सोचिए यही पूरा श्वसन क्रिया कहलाता है, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है। तो हमने आज आपको इसके बारे में अध्ययन कराया। अब आगे हम किसी और तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन कराएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे जरूर पूछें। धन्यवाद।